बेटा नया चैप्टर, हेडिंग बनाना ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। हेडिंग बनाओ ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। चलो सुनते हैं। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है सिर्फ ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, बट हम लोग यहाँ पर पूरा रेस्पिरेशन कवर करेंगे क्योंकि सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है। ठीक, पूरा रेस्पिरेशन कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, ध्यान देना। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। क्या होता है रेस्पिरेशन? लिखो, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव breakdown of food। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो गया। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं यूज होता एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन कैसे होता है? बेटा आपको बता दूं, रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ही होता है। ऑक्सीजन के लेने देने से नहीं है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बढ़ता है वो आप लोग जानो, ठीक, बट इतना जान लो कि ऑक्सीडेशन बढ़ने से ऑक्सीडेशन हो गया। बेटा ध्यान देना, अगर इस रेस्पिरेशन में जिसमें आपने कहा ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड या सेलुलर फ्यूल, अगर हमारा फूड या सेलुलर फ्यूल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हो, या फैट हो, तो बेटा ये दोनों अगर कभी बर्न होते हैं तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या होता है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन अगर डायरेक्टली एज ए सेलुलर फ्यूल प्रोटीन बर्न होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इसे बना लो एक बार। कल जो प्रीवियस ईयर दिया गया था उसको आप लोगों ने कर लिया? सब ने कर लिया? कर लो बेटा, नहीं तो अब अगली डीपीपी शुरू हो जाएगी, फिर क्या करोगे? हाँ, उसे कर लो। लिख लिया? अब देखते हैं बेटा, अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और आपको बताएं कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन यूज नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कहा जाएगा एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन यूज होगा तो कहा जाएगा एरोबिक। यही होगा, ध्यान देना। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बिना ऑक्सीजन का टूटेगा। तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल के अनुसार अगर ऑक्सीजन यूज होगा तो कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं यूज होगा तो पार्शियल ब्रेक करेगा। मतलब ग्लूकोज यहाँ भी है हमारे पास C6H12O6, यहाँ ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है तो पार्शियली ब्रेक करेगा। चलो हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ले लेते हैं। C2H5OH, दो मॉलिक्यूल बनेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल किसका बनेगा? CO2 का, प्लस थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी। ये होगी बात। ज़रूरी नहीं कि अल्कोहल बने, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, एस्टिक एसिड भी बन सकता है, ठीक, कुछ भी बन सकता है। अगर एरोबिक होगा तो यही ग्लूकोज ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन कंज्यूम करके कंप्लीटली ब्रेक करेगा। अभी आपने कहा, आपकी केमिस्ट्री यही कहती है।
अगर ये कहती है तो टूट जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी अबाउट 686 किलो कैलोरी। यही होगी, इसको बना लो एक बार। बना लिया विकास? अब सवाल ये है कि ह्यूमन बॉडी, वैसे हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्या कभी भी किसी कंडीशन में ह्यूमन की बॉडी में चाहे थोड़े समय के लिए हो, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? कब? हाँ, मस्कुलर वर्क के दौरान। अगर हम लंबे समय तक मस्कुलर वर्क करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या जिम वगैरह में आप जाते हैं, या घर पे खेतों वगैरह में काम करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हमारा ब्लड सप्लाई नहीं दे पाता मसल को, तो उस दौरान मसल हमारी एरोबिक से एनारोबिक की ओर शिफ्ट कर जाती है। और उस दौरान बेटा ग्लूकोज ब्रेक होता है 3 कार्बन के कंपाउंड लैक्टिक एसिड में, और वह लैक्टिक एसिड वहीं मसल में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहती है, और उसके एक्यूमुलेट होने की वजह से फील होता है फटीग, थकावट, क्रैम्प, टायर्डनेस, यही होता है ना। तो अब सवाल ये है कि लैक्टिक एसिड बन गया बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल, उससे आपको थकावट हो गई, तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि जब थकावट दूर होती है तो लैक्टिक एसिड का क्या होता है? वहाँ से हट जाती है कि वहीं रहती है? हट जाती है। तो लैक्टिक एसिड रिमूव कैसे होती है? लैक्टिक एसिड रिमूव कैसे होती है? लैक्टिक एसिड रिमूव होती है बाई कोरी साइकिल, CORI, कोरी साइकिल। ये 2 साइंटिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, मिस्टर एंड मिसेज कोरी। इन लोगों ने उस साइकिल को ऑब्जर्व किया था, कोरी साइकिल को। उन्होंने बताया लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, CO2 एंड वाटर। 3 चीज़ें बदलती हैं। ग्लाइकोजन वो वापस जाके ग्लाइकोजन बनाता है, और CO2 और वाटर। ठीक, ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट नेम है, बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोडक्ट और ये नाम नहीं है तो इसलिए प्रोडक्ट शायद ना पूछे, बट साइकिल का नाम पूछा जा सकता है। अगली चीज़, ये तो मसल की बात होगी। अगला सवाल है, क्या आपकी बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर या सेल है जो परमानेंटली एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है? आरबीसी की मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। क्यों? रीजन? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन का जो चीफ साइट है, मेन साइट है, वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रेब्स साइकिल के लिए, ETS के लिए इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहाँ पर एरोबिक का जो मेन स्टेप है क्रेब्स साइकिल और ETS वो नहीं हो, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी। और बल्कि इससे रिलेटेड साइटोलॉजी में एक सवाल आ चुका है कि हमारे पास धरती के अलावा कोई एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन सी सेल ऑर्गेनली एब्सेंस होने के चांसेस हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? लाइफ है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो या ना हो। इसलिए कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी किसके एब्सेंट होने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की। समझ गए? लिखना। इन ह्यूमन बॉडी muscles perform anaerobic respiration, muscles perform anaerobic respiration during physical work or muscular work
ड्यूरिंग फिजिकल वर्क और मस्कुलर वर्क, फिजिकल वर्क और मस्कुलर वर्क, muscular work. In this, lactic acid accumulate in muscle, lactic acid accumulate in muscle and causes fatigue, 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 cramp. Okay, लिखना. This lactic acid remove by Cori cycle, CORI, remove by Cori cycle. Okay, remove by Cori cycle, full stop. ये लिखवा दें कोरी साइकिल में किस किस चीज़ में बदलता है. एग्जाम के लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक, छोड़ देते हैं. बता दिया है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है. आगे लिखना. मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी ब्रैकेट में ह्यूमन, ह्यूमन की भी आरबीसी क्योंकि ह्यूमन भी मैमल में ही आता है. मैच्योर मैमेलियन आरबीसी परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration due to absence of mitochondria, due to absence of mitochondria. एक चीज और, अगर यह एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब में होता है तो माइक्रोब के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक स्पेशल नाम होता है, फर्मेंटेशन. क्या होता है? फर्मेंटेशन. और उस फर्मेंटेशन को भी हम उसके प्रोडक्ट के नेम पे बोल देते हैं. अल्कोहल बना तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिड बना तो एसिडिक फर्मेंटेशन, ऐसे नाम दे देते हैं ना. लिखना. इन माइक्रोब्स anaerobic respiration is called as fermentation. Anaerobic respiration is called as fermentation. Called as fermentation. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा एक बात और, जब आप किसी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन अवेलेबल करा दो, लेकिन रेस्पिरेशन एनारोबिक ही होता रहे तो हम वहाँ क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब, यही बोलेंगे. अगर ऑक्सीजन मिलने पे वो एरोबिक करने लगे तो क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव एरोब. ये कंसेप्ट पता है ना. तो लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, अगर हम एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और वो एरोब में शिफ्ट हो जाए तो उस ऑर्गेनिज्म को तो हमने फैकल्टेटिव बोल दिया, या फिर बेचारा मजबूरी में कर रहा था, वो अपने एरोबिक की ओर शिफ्ट कर गया. लेकिन सवाल ये है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पे एनारोबिक जब एरोबिक में शिफ्ट होता है, वो घटना को क्या कहते हैं? उस पास्चर इफेक्ट. क्या बोलते हैं? पास्चर इफेक्ट. और पास्चर इफेक्ट किसके नाम पे पड़ा है पता है? लुईस पास्चर साहब के नाम पे. लुईस पास्चर साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कई काम किया इन्होंने. क्या क्या किया? एक तो पास्चर इफेक्ट, पास्चुराइजेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कोच के साथ मिलके. अगला +2 के एवोल्यूशन में स्वान नेक एक्सपेरिमेंट सपोर्ट किया था बायोजेनेसिस थियरी को, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट लाइन लिखी हुई है आपके. ये 4 काम किए थे और ये खुद बड़े ज्ञानी बंदे थे. इनकी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में है, जियोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में है. और चारों बार प्रोफेसर अलग अलग जगह लगे. पहले ऑर्गेनिक के लगे, फिर केमिस्ट्री के लगे, फिर जियो के लगे, फिर माइक्रो के लगे. माइक्रो के बाद उन्होंने अपनी लैब डाल ली, पास्चर इंस्टीट्यूट. तो और उनकी जो इकोनॉमिकल और पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, पता क्या थे? जिसे हमारे इंडिया में कहा जाता है गरीब.
यही मेंडल साहब भी थे। क्या था उनके पास, तो इतना नहीं था खर्च के लिए कि वो बेचारे पादरी बन गए, चलो ठीक है ज़िंदगी भगवान सारे कट जाएगी, लेकिन नाम कर गए ना। और आप लोगों को फीस मिल रहा है, फिर भी किसी को एंजाइम का नाम नहीं याद है, कौन सा पैंक्रियाटिक जूस में होता है, किसी को ऑर्गन का नाम नहीं याद है। बेटा इतना आप लोग घर वाले कर रहे हैं यार, 3 साल फीस दे रहे हैं ना, मना तो नहीं किया ना, मना किए थे क्या? तो बेटा प्लीज़ पढ़ लो आप लोग कि इस बार सिलेक्शन ले लो, टाइम कम है, कम समय में अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैंने उनका नाम बताया, देखो वो लोग भी मेहनत किए हैं, ऐसे नहीं है आज हम लोग उनका नाम पढ़ रहे हैं, सही है ना। कलाम साहब ने कहा नहीं था कि कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें, अगर कर नहीं सकते तो ऐसा लिख के जाओ लोग पढ़ा करें, तो समझ गए ना। तो कुछ करो यार, अच्छे डॉक्टर बनो। चलो देखते हैं, मौका है आपकी लाइफ का लिखना। इफ़ वी प्रोवाइड खुशी उसकी ओर देख रही है, अच्छा हम लोगों को डॉक्टर बनना है। इफ़ वी प्रोवाइड ऑक्सीजन in anaerobic respiration, then shift toward aerobic, ये aerobic की ओर शिफ्ट कर जाती है, shift toward aerobic. This phenomena is called as, या this is called as, सीधे लिख लो, phenomenon क्या लिख रही हो, this phenomenon is called as पास्चर इफेक्ट। ये लुइस पास्चर साहब हैं, पास्चर इफेक्ट हो गया, फुल स्टॉप। अब आगे लिखते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये तो अभी तक एनारोबिक की बात कर रहे थे। बेटा सुनना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन, केतन बातें ना करना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में कोई एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन होगा जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बॉडी में ले जाता है, ठीक, यही होगा अगर वो एरोबिक है तो। अगर एनारोबिक है तो ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं। तुम्हारा नाम आर्यन है, तो आर्यन एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऑर्गन है? लंग्स है। चींटियों में, कॉकरोच में, प्रैक्टिस, स्पार्कल्स, ओपनिंग, ट्रैकियल सिस्टम। हाँ स्पार्कल्स बेटा ओपनिंग है, उस तरह से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया हमारे, इसके सिमिलर होता है वो। अच्छा तो बेटा हम लोग बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर या ऑर्गन पाए जाते हैं। हम लोग लिख लेते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में क्या होता है? सरफेस। रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? सेल सरफेस, सरफेस होता है। तुम क्या बोले थे भाई अर्शदीप? कैनाल सिस्टम से बेटा ऑक्सीजन गया है, अब उसको डिफ्यूज किसके थ्रू होगा? सेल सरफेस के थ्रू होगा। हाँ भाई केतन, कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम सेम है, फिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर इसको नहीं बता पाए ना, दोनों को बातें नहीं करने दूंगा, बीच बीच में बातें करते रहते हैं। कैलेंडर मेटा मतलब आप बातें करोगे। चलो सही था आंसर, पोरीफेरा। अब लिखना फाइलम निडेरिया। निडेरिया में क्या होगा? इसमें भी सरफेस होगा। अब हमारे पास है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज बॉडी सरफेस, फर्क कुछ नहीं है, सेल सरफेस से बॉडी सरफेस हो गया। इसके बाद है नीमेटोडा, जिसे एस्केहेल्मिन्थीज कहते हैं, एस्कैरिस। इसमें भी क्या होगा? बॉडी सरफेस। एक बात सुन लो बेटा, इन दोनों में एक कंडीशन और होती है, क्योंकि कुछ मेंबर इनके पैरासाइट होते हैं
जो पैरासाइट होते हैं एंडो पैरासाइट वो एनारोबिक होते हैं। जो फ्री लिविंग है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लिखा आपको बताया गया जो एरोबिक होंगे उनमें स्ट्रक्चर होंगे ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए, जो एनारोबिक है उनसे हमसे मतलब नहीं है। इसके बाद है बेटा हमारे पास फाइलम एनेलिडा, मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट क्यूटिकल, और इस पे सवाल बनता है कि अगर क्यूटिकल या स्किन सूख जाए तो उस बीमारी को क्या कहेंगे? एम्फाइसेमा नहीं, एस्फैक्सिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा, अभी बताया था तुम लोगों ने चींटी जब मैंने पूछा था कॉकरोच। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, और क्या होता है? बुक गिल्स और बुक लंग्स। फाइलम मोलस्का, इसमें क्या होगा? प्लूरॉन या एंटिनिडियम। आपकी एनसीईआरटी में शायद प्लूरॉन लिखा है, बाकी जगह पे टिनिडियम भी लिखा है। ठीक, प्लूरॉन को कंसीडर करते हैं सिमिलर टू लंग, क्योंकि बॉडी में डीप में होता है ना, धसा हुआ। इसके बाद है बेटा हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मा, इकाइनोडर्मेटा, इसमें क्या होता है? किसके थ्रू होता है? होता ही नहीं। फिर क्या कहना चाह रहे हो? रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है? रिस्पिरेटरी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता कि एक्सक्रीटरी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता? एक्सक्रीटरी के लिए तो होता ही नहीं है वो, बल्कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इकाइनोडर्मेटम बेटा वही कहानी, अभी जैसे आप लोगों ने कहा था ना वाटर कैनाल, तो यहाँ लिख लेना वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसी के जरिए होता है, स्पेसिफिक कोई नहीं होता। ठीक, वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिखा है इसमें कुछ? तो काफी बहुत पूरी कहानी लिख दिया होगा। अब कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में क्या होता है? मछलियों में गिल्स, एम्फीबिया में मोएस्ट स्किन और लंग्स। लंग्स शुरू हो गया एम्फीबिया से, रेप्टाइल से, बर्ड से, मैमल तक हो गया। इसके अलावा बको फेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी। कभी मेढक को देखा है बाहर बैठे हुए तो ऐसे ऐसे करता है ना, ये बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन करता रहता है। नाक से हवा लेता है, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल बंद करके इसको दबाता है, जब दबाता है तो हवा पूरी डिफ्यूज करके चली जाती है ब्लड कैपिलरी में, वो होता है बकोफेरेंजियल सिस्टम। बना लिया, इसको मेंशन कर लिया। चलो बेटा एक चीज़ और मिटा दें उसको। अगर सवाल ये पूछा जाए कि जो स्किन या क्यूटिकल से रिस्पिरेशन होता है उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, लंग से होता है उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, और अगर गिल से होता है उसका स्पेसिफिक नाम क्या है? किसी के सरनेम गिल तो नहीं है, बुरा मान जाए। ठीक,
देखो बेटा, अगर लंग्स के थ्रू होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर गिल्स के थ्रू होगा तो क्या बोलेंगे, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक, ब्रैंकियल, सी गायब था तभी, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और अगर मोइस्ट स्किन और मोइस्ट क्यूटिकल से हो, क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हो गया। हो गया। एक बात और सुनना बेटा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन या एयर नाक के थ्रू फेफड़े में जाती है, फेफड़े में जाने के बाद वो डिफ्यूज होकर ब्लड में जाती है, फिर ब्लड हर टिश्यू में ले जाता है। मतलब हवा डायरेक्ट टिश्यू तक नहीं जाती है, कोई कैरी करता है। इसे कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। लेकिन अगर आप ऑर्थ्रोपोडा के ट्रैकियल सिस्टम की बात करो तो बॉडी सरफेस पे स्पाइरकल्स होते, वहाँ से छोटी पाइप में घुसे, एक बड़ी पाइप में जाते, फिर छोटी छोटी ब्रांचों से पतली पतली पाइप हर टिश्यू सिस्टम में घुस जाती है। तो हवा डायरेक्ट जा रही है, कोई ब्लड वाला सिस्टम नहीं है, उसे कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक, इसका मतलब जो कॉकरोच में है ट्रैकियल सिस्टम, वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करता है। हम लोगों में ब्लड पिगमेंट के थ्रू जाता है तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। तो मेरा सवाल है, जिसको पता सिर्फ हाथ उठा सकता है, क्या आपकी बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर या ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से डायरेक्ट पहुंचती है, ब्लड के थ्रू नहीं जाता? 1 2 3 4 5, तुमने हाथ उठाया था ना, बताओ। अच्छा हाथ उठाया, ये भी भूल गया, कह रहे शायद। अरे गलत होगा तो मैं बताऊँ। हाँ, आइज, आइज में कौन से, रेटिना? अच्छा हाँ, और तुम बताओ, आइज में कौन सा, रेटिना? रेटिना। और कोई? कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया, नॉट रेटिना, कॉर्निया, ये आगे वाला उभरा हुआ भाग, ये जो ट्रांसपेरेंट सा है ना, कॉर्निया। कॉर्निया बेटा, इसमें क्या होता है, ये कॉर्निया हमारा एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। ब्लड की सप्लाई ना होने का हमारे पास एक अलग फायदा है। ब्लड की सप्लाई ना होने का अलग फायदा क्या है? हर्ष बताने वाला है, बताओ। आँख का डोनेशन। हाँ सुनो, ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से कार्निया का ट्रांसप्लांटेशन इजी होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं है तो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट नहीं बनेगी और इसका टिश्यू रिजेक्शन नहीं होगा। इसे देखो, आई के लिए कैंप लगता है कि डॉक्टर ने कैंप लगाया, 10 15 20 50 आंखें एक दिन में कॉर्निया। कभी हार्ट के लिए ट्रांसप्लांट लगा? वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कैंप लगा कि आज हार्ट ट्रांसप्लांट कैंप लगाया, आ जाओ मुफ्त में करवा के चले जाओ। इतने रिस्क होते हैं हार्ट और किडनी, बाकी में कॉर्निया में ईजी होता है क्योंकि विरोध होना नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा नहीं। चबा लो प्लास्टिक। अगले साल से ना न्यूट्रिशन में एक टॉपिक लिखाऊंगा, प्लास्टिओरस एनिमल, अंकित। तो चलो लिखना, कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया ऑफ आई receive oxygen from environment referred as direct respiration. डायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया। आगे लिखना, ट्रैकियल सिस्टम इन ऑर्थ्रोपोडा, ट्रैकियल सिस्टम इन ऑर्थ्रोपोडा, ब्रैकेट में लिखना इंसेक्टा,
ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्टा में पाया जाता है। हाँ, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा ब्रैकेट में इंसेक्टा ऑल्सो रिप्रेजेंट डायरेक्ट रेस्पिरेशन, देखा ना। अब जैसे मैंने 2 डायरेक्ट के पॉइंट लिखवाए तो आपके मन में आएगा तो इनडायरेक्ट क्या होता है, लिखना। इफ रेस्पिरेटरी गैसेस transport through blood or body lymph or respiratory pigment then referred as then called as indirect respiration। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हो गया। चलो बेटा, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर का। अब एनसीईआरटी की शुरुआत करता हूँ। हेडिंग बनाना। हाँ, हंस क्यों रहे हो, सही बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चलो लिखो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंप्राइज्ड ऑफ external nostril, nasal cavity, internal nares, NARES, nares मतलब nostril, internal nares and internal nostril, कॉमा pharynx, उसके बाद larynx, विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। विंड पाइप ब्रैकेट में ट्रैकिया लिख सकते हो। प्राइमरी ब्रोंकी एंड लंग्स। अब आगे मैंने सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, रेस्पिरेटरी डक्ट ये नहीं लिखवाया। ठीक, क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर हो जाते हैं। ठीक, अब बेटा हम लोगों को एक एक चीज़ पढ़ना है। पहले हेडिंग बनाओ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इज ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इज ओपनिंग ऑफ नेजल चैम्बर। हो गया। अब इसका काम क्या है बेटा? एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। मेंशन कराने की जरूरत है नहीं, पता है। अब लिखना नेजल कैविटी, इसको थोड़ा सा आपको जानना है। नेजल कैविटी, इधर देखना, पेन रख दो एक बार। हाँ, हाथ थक गया होगा, पेन रख दो बेटा। ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, पैलेट के ऊपर, ये पैलेट है ना हमारा, पैलेट के ऊपर यहाँ तक, ठीक, कहा जाता है पूरा का पूरा नेजल कैविटी।
नेजल कैविटी हमारी दो भागों में बटी है आगे से, राइट नेजल चैम्बर, लेफ्ट नेजल चैम्बर, ठीक। और बढ़ती किसकी सहायता से? एक कार्टिलेजिनस सेप्टम, देखो ये है ना, यहाँ है सेप्टम, सेप्टम की सहायता से बटी होती है। अब एक नेजल चैम्बर को हम बाहर लाके देखें, ये किसी एक अच्छे इंसान की नाक है, ठीक। और इंडिया में ना नाक सबकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर आपका मार्क, एक मार्क कम आ जाए पड़ोसी के बच्चे से, तो घरवाले की नाक कट जाती है। बड़ी समस्या तो ये है, सही है ना। और ये वाली जो नाक होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, बेवजह जो कटती रहती है हमेशा सूंड पखा की तरह, ठीक है। तो उस वाली नाक की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी वाली नाक की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। वो तो फर्जी नाक होती, मेरी नाक कट गई, अभी कल भी कटी थी, आज भी कट गई, तो ये गलत बात है ना। तो इधर ध्यान देना, नाक वाक कुछ नहीं होती, ज़बरदस्ती ईगो होता है। भाई एक नंबर कम आया कोई बात नहीं, अब 720 बार 3 बच्चे हैं, एक की रैंक पहली, एक की दूसरी, की तीसरी, और एक कहनी मेरी नाक कट गई। अरे बस 720 है क्या, 721 लेना था क्या है? तो नाक वाक कुछ नहीं होती, ईगो होता है। इधर देखना, ये नेजल कैविटी है, इधर से आप विशाल अभी तुम्हारी नहीं कटेगी, इधर देखो, बातें ना करो। इसमें आप अंदर की ओर चलो सबसे पहले, ठीक। अंदर चलोगे तो सबसे पहले पहला इलाका मिलेगा ये यहाँ तक, वेस्टिबुलर पार्ट, ये खींचो, ये यहाँ तक आएगा बस, इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन कुछ लोग हैं ना उंगली अंदर तक लगा देते हैं, वो सफाई करने के लिए, उनका कांड अलग होता है। देखो ये होता है जो यहाँ तक, वेस्टिब्यूल तक से कहते हैं वेस्टिबुलर, क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर नेजल चैम्बर। पहले वेस्टिबुलर की बात करते हैं। इस वेस्टिबुलर की बात आप करो तो यहाँ पर आपके पास अगर ध्यान से देखो तो बाल भी उगे होते हैं, छोटे छोटे, कुछ लोगों के बड़े बड़े होते हैं, बाहर भी आ जाते हैं उम्र के साथ साथ। ये जो बाल है ना, इसे काटना नहीं चाहिए। हाँ सुनना, यहाँ जो वेस्टिबुलर पोर्शन पे बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते तो हेयर ही हैं, बट हम लोग पढ़ाते हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं। जब आप कभी धूल धुएं वाले इलाके से गुजरते हैं, समर सीजन में अगर बारिश ढंग की ना हो, अगर आप बाइक लेके निकलो तो धूल यूं उड़ती रहती है, और वैसे आप लोग हेलमेट तो लगाते नहीं। एक कोरोना ने मास्क लगवा दिया, वरना लोग गमछा तक न रखें, ठीक है, तो यूं ऐसे हीरो बन के बाइक चलाते हैं। तो बेटा उस समय जो धूल और धुआं अंदर जाता है ना, वो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जरिए और ऑयल ग्लैंड के जरिए ट्रैप कर लिया जाता है। और जब आप पहुंचते हो घर, पानी से साफ करते हो, ऐसे करते हो, धूल से सना हुआ म्यूकस निकलता है ना, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ रोक लिया था। ध्यान देना इस बात को। इसके बाद आप और अंदर की ओर चलो, इस नाक को खींचना और टॉर्च जलाना, आपको थोड़ा पिंक रेडिश सा अपीयरेंस आएगा। ये जो पिंक रेडिश सा अपीयरेंस आता है, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, मिस्टर ओम मिश्रा, तुम लोगों ने नाम एक आध लोगों ने सुना हो, अभी भी आ रहा है। चलो ये वकील है ना, कहीं भी रीट दायर कर देते हैं। हाँ उनका तो सांग अलग होता है। इधर देखो, अब क्या है, अब मैंने कहा कि अंदर पिंकिश रेडिश सा दिखता है, तो बेटा यहाँ जो पिंकिश रेडिश सा दिखता है, ये थोड़ा सा इनफोल्डेड मामला होता है इनका, ऐसा, ठीक। और रेड इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड कैपिलरी सुपरफिशियल होती हैं और ज़्यादा संख्या में होती है। ये बीच वाला, ये है वेस्टिबुलर, ये है रिस्पिरेटरी नेजल पार्ट। रिस्पिरेटरी नेजल चैम्बर जो होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज या कैपिलरी बेड इज प्रेजेंट। बेड का मतलब होता है कि जहाँ पर फैला हुआ हो, कैपिलरी बेड इज प्रेजेंट। अब सवाल है कि ये सुपरफिशियल होती है, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है बेटा, जब कभी भी आपकी बीपी एबनॉर्मल होकर ज़्यादा बढ़ती है ना, तो नाक से खून आता है। कभी नहीं होता कि हाथ से खून आने लगा बीपी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ आर्टरी और कैपिलरी वगैरह सारी डीप में होती है। यहाँ सुपरफिशियल होती है, देखो नाक से खून आ जाता है। अब फिर आप कहो कि जब इतना रिस्क है तो इसको अंदर होना चाहिए। अरे भाई अगर अंदर होता तो
यहाँ काम ही ना हो पाता। क्या काम ना हो पाता, अब मैं आपको बताता हूँ। बेटा सुनना, ये आप लोग अभी गर्मी से विंटर सीजन की ओर मूव कर रहे हो। मई जून में आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है भाई अर्शदीप? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। समर सीजन में बाहर टेम्परेचर कितना होता है? 45, 48, 42 इतना चला जाता है। तो भी आप सांस लेते हो, आपके फेफड़े में हवा आती है 45 डिग्री सेल्सियस वाली। अब आप दिसंबर में आना, जनवरी में टेम्परेचर 0 भी आ जाता है। हिसार में तो आ ही जाता है 0 का करीब, बाकी कहीं आता हो ना आता हो। तो मान लो टेम्परेचर आपका 3 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो आपकी बॉडी से बहुत कम हो गया, तब भी आप सांस लेते हो। कभी भी आप देखना इस विंटर सीजन में, कभी भी आपको समर में ऐसा नहीं फील हुआ, आप जा रहे हो, थक गए, तेज सांस लिए और अंदर पूरा फेफड़ा जल गया हो, गर्मी से धुआं बाहर आने लगा हो। कभी होता है? नहीं होता। अगर आप दिसंबर में, जनवरी में सांस लो, फिर नीचे कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ रही, भाई बर्फ जम गया अंदर फेफड़े में, एल्वेओलस में, कभी होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? उसकी वजह है बेटा,